नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है और कारण एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर। पिछले कुछ एक डेढ़ महीने में ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अब बाजार में जो झटके लग रहे हैं उससे निवेशक हो रहे हैं परेशान। तो यहां से अभी क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या रखनी चाहिए मार्केट पे, यहाँ अभी और तेजी बनने क्या गिरावट गिराएगी या फिर तेजी की उम्मीद करनी चाहिए, ये आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। एलआईसी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर करण दोषी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को थैंक अपना यू। समय देने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो के लिए, रजत जी। सर, लेकिन तेवर बहुत दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने बोल दिया है कि रूस से तेल खरीदना रोको, नहीं तो फिर कोई ट्रेड डील नहीं। जब तक Yes. जब तक तेल खरीदना नहीं रोकेगा भारत रूस से, तब तक ट्रेड डील नहीं होगी। ये उनकी भी लेटेस्ट स्टेटमेंट है। पता नहीं कितने दिनों तक इस बात पे कायम रहते हैं, लेकिन अभी तो बोल दिया। और आपके हमारी बात हो रही है तो स्टॉक मार्केट धराशायी है, निवेशक हो रहे हैं परेशान। आप कैसे देख रहे हैं सर इस घटना को? सी, थोड़ा बहुत टैरिफ के ऊपर बैक स्टोरी हम लोग लेके जाते हैं। तो आप अगर देखने को जाएंगे, अराउंड मार्च एंड पे ये सब टैरिफ्स का चालू हुआ, किधर कौन से इकोनॉमी पे कितना लगेगा एंड एवरीथिंग दैट टॉक्स हैपेंड, राइट? वी वर अंडर negotiations एंड एवरीथिंग, बट इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम जैन ऑनवर्ड्स, बट एटलीस्ट मार्च एंड में इंडिया पे आ गया था कि फर्स्ट टैरिफ विल बी अराउंड 25% के आसपास का आपको लगने वाला है। एंड देन आगे बोला था कि आपको एक पेनल्टी लगेगी अगर आप रशिया से आप एनर्जी और डिफेंस का जो सप्लाईज लेते हैं उधर डिपेंडेंसी रहेगी तो। नाउ लेट्स, सो आपका क्या, टैरिफ वॉर जो हो रहा था और इंडिया और यूएस के बीच में पूरा टूट चुका है। निगोशिएशंस एक बार के लिए टूट गई। नाउ पहला जो टैरिफ लगा था 25% के आसपास, वो प्राइमरली वो रशिया के रिलेटेड नहीं था। द फर्स्ट टैरिफ वाज बिकॉज इंडिया ने एग्री और डेयरी सेक्टर खोलने के लिए मना कर दिया था साफ, कि वी वोंट बी ओपनिंग अप दिस सेक्टर बिकॉज ये दोनों सेक्टर्स है ना इंडिया के लिए, कोर इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। इंडिया को भले हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थ्रू जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल अ बिट ऑफ अ एग्रेरियन इकोनॉमी, ये हम सबको पता है। एंड इसके अंदर भी आपने तभी देखा रहेगा, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी स्टेटमेंट अच्छा खासा दिया था कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट जो है उधर हम लोग कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये जो दो सेंसिटिव सेक्टर्स है हम लोग नहीं खोलने वाले हैं, राइट? नाउ आया 2 दिन पहले वेनेसडे को दूसरा आया कि वी आर इम्पोजिंग 25% एडिशनल बिकॉज रशिया से वी आर बाइंग क्रूड ऑयल, राइट? सो दिस एस्केलेटेड द थिंग्स फर्दर। पर इसमें एक चीज ये भी देखने के लिए अच्छा है कि आप देखोगे इंडिया ने, है ना, रिटेलिएट या ऐसे, आपको याद रहेगा जब भी यूएस और चाइना का हो रहा था अराउंड 2-3 मंथ्स बैक, यूएस एक दिन आके बोलता था मैं इतना लग रहा हूँ, चाइना उसके ऊपर टॉप अप करता था, वापस ये होता था, वापस दैट वेंट ऑन व्हाट फॉर गुड 15-20 डेज, एंड बाद में किधर सेटलमेंट अभी तक हुआ नहीं है, पर बातें चालू है आज के तारीख में, राइट? बट इंडिया का अगर देखने को जाएंगे, भी हम लोग ने रिस्ट्रेंट के साथ बात की है। हम लोग ने क्या रूट किया लिया है कि विल बी मच मोर क्वाइटर, हम लोग डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन इसका करते हैं कुछ ना कुछ। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, लाइक ये महीने में क्या इवेंट्स है, आज के तारीख में देखेंगे, हम लोग को 21 दिन की मोहलत दी गई थी स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेसडे ऑनवर्ड्स के 27 तक, एडिशनल 25% की बात कर रहा हूँ कि आपका रहेगा, बिकॉज 25th को यूएस डेलीगेशन इज कमिंग और बातें करने के लिए एंड एवरीथिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप देखोगे आपने न्यूज फ्लो में आपने भी देखा रहेगा, द करंट हम लोग के प्राइम मिनिस्टर जी जो है, ही इज राइट नाउ ट्रैवलिंग, दो इकोनॉमीज के साथ मिलने भी वाले हैं, एक तो रशिया भी हो गया, एक चाइना भी हो गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग ये महीने के अंदर। तो थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच, थोड़ा बहुत टैरिफ के रिलेटेड नंबर्स पे भी बात कर लेते हैं कि हाउ डज द मैथ्स वर्क आउट, बिकॉज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि है। ये बात भी हो रही है कि बहुत बड़ा कोई झटका नहीं लगेगा भारत को, लेकिन यस, हाँ। इतना क्यों शेकआउट हो रहा है शेयर बाजार में? आप तो बहुत बड़ा फंड मैनेज करते हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हो शेयर बाजार पे, या फिर ये नहीं, झटका सह जाएगा मार्केट? हाँ, तो चलो, तो आप पहले नंबर से बात करते हैं और शेयर मार्केट पे उसके थ्रू आ जाएंगे। नंबर्स पे अगर बात करते हैं तो इंडिया का आज किधर भी इकोनॉमिक्स में जितने भी आए हैं, अराउंड 2.2-2.4% का जीडीपी बोला जा रहा है, $90 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है यूएस के साथ एंड एवरीथिंग, राइट? एंड उसके ऊपर अगर आप देखोगे आज के तारीख में, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर रखा है, ये सेक्टर्स इंक्लूड नहीं किया है। तो ये दोनों सेक्टर्स आप अंदाज से समझ लीजिए 20-30% जितना ये दोनों सेक्टर से आते हैं, तो वो तो आपके बाद चले गए। तो इंक्रीमेंटल आपका जो बचा है वो कुछ भी 60 बिलियन या $65 बिलियन के आसपास होता है। तो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो आने वाला है, अगर लेट्स से 25% लगा, 50% लगा, हम लोग को पता नहीं है,
पर आज के तारीख में आएगा दैट इट वुड बी अराउंड 0.4 या 0.5% ऑफ द जीडीपी के आसपास, अंदाज से, राइट। अभी इसके साथ अगर देखने को जाते हैं कि कैसे होगा, आज यूएस ने बहुत सारे लोगों इकोनॉमीज के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज भी किया है। मतलब आप यूके देखे, यूरोप देखे, वियतनाम देखे, इंडोनेशिया देखे, ये सब के साथ भी फाइनलाइज किया है। पर आज के तारीख में भी वो लोग को कंसेशंस तो मिले नहीं है किधर भी। एनीवेयर बिटवीन 15-20% के आसपास तो कुछ ना कुछ बातें चली रही है उधर भी। एंड चाइना का अभी भी ब्लैक बॉक्स है, हमें पता नहीं है, बिकॉज द स्टॉक आर स्टिल गोइंग ऑन एंड यूएस इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑल्सो एंड वन अ बिग वे। नाउ कमिंग टू शेयर मार्केट, अगर आप देखेंगे कौन से सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, राइट। आपके सबसे बड़ा अफेक्ट हुआ है आपका एक जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ है, टेक्सटाइल हुआ है, थोड़ा बहुत ऑटो एंड साइड पे हुआ है, और ओएमसीज होंगे अगर रशिया से हम लोग क्रूड लेना बंद कर देते हैं तो आप निफ्टी का कंपोजिशन अगर देखते हैं, निफ्टी 50 का ही कंपोजिशन देख लेता हूं मैं, तो ये सब सेक्टर्स का है ना, जो कंट्रीब्यूशन या वेटेज हम लोग जो बोलते हैं, वो सेक्टर वो उसके अंदर बहुत ही कम है। मतलब आज के तारीख में आप देखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी आपका पूरा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कोई भी लिस्टेड स्पेस में इतना बड़ा कंपनी है नहीं। टेक्सटाइल में इधर उधर 4-5 कंपनियां ही है। ऑटो एंक्स भी इतनी बड़ी है नहीं, मतलब दीस ऑल आर प्राइमरली मिड या स्मॉल कैप कंपनीज, कोई भी लार्ज कैप कंपनी में इतना बड़ा। तो आप ऐसे देखोगे मार्केट का निफ्टी 50 का मूवमेंट देखते हैं तो उधर इम्पैक्ट आपका कम आएगा। वाई? बिकॉज वो सेक्टर आपका बीएफएसआई के साथ है, बाद में आपका आईटी आ जाता है, थोड़े बहुत फार्मा आ जाते हैं, एंड बाकी आपका थोड़ा बहुत ओएमसीज एंड एक दो कंपनीज, और वैसे तो पूरा कंपोजिशन हुआ है। सो द इम्पैक्ट ऑन द मार्केट इज सीमली लो, बिकॉज आपके वो कंपनीज उधर है ही नहीं आज के तारीख में। तो मार्केट पे ये भले 25% रहा, 50% रहा, अब ना मैं भगवान हूं ना आप है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, निगोशिएशंस चलती रहेगी। पर आज के तारीख में मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो कंपनी स्पेसिफिक इम्पैक्ट नहीं आएगा, उनके अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर अर्निंग्स पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो मार्केट को इतना वॉलेटाइल रह सकता है नियर टर्म में बिकॉज ऑफ द न्यूज फ्लो, पर फंडामेंटली इम्पैक्ट कम लग रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे और समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन आप बोल रहे हो 0.5-0.6% ऑफ द जीडीपी, ये तो मैथ्स अभी की बैठे है ना। हमारे ट्रेड रिलेशंस यस, तो बायलैटरल ट्रेड ऐसे होने वाला था कि हम यूएस से डबल ट्रेड करने वाले थे अगले 5 साल में। तो यस। उस लिहाज से इकोनॉमी पे क्या आपको लगता है कि ये जो छोटी मोटी बात है? अगर हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते तो खटास में पड़ जाते हैं, दोस्ती तो हो गया, मतलब अब तो पता ही लग गया कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी आसानी से तो उनके इनवाइट पे कभी भी जाएंगे नहीं, और शायद वो कभी आए तो देखी जाए। अब तो इस तरीके के हालात हो रखे हैं, बल्कि अब पता नहीं ना कि उसके बाद फिर ये जो टाइज की बात हो रही थी, जिस तरीके की बायलैटरल ट्रेड की बात हो रही थी, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, वो सब कुछ एकदम से धुंधला धुंधला नजर आ रहा है सर अब। तो बाजार के उसको फैक्टर करके नहीं चलेगा, दुनिया की सबसे नहीं बड़ी पर अर्थव्यवस्था के साथ पंगा पड़ गया। ये फैक्टर इन करेगा, पर ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, वो आपको कंपनी और सेक्टर स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर हम्म। को अफेक्ट करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसमें कौन होने वाला था? टेक्सटाइल, राइट। अभी टेक्सटाइल कंपनीज है ही नहीं किधर भी, आपके वो सब कंपनीज स्मॉल कैप या थोड़ा बहुत मिड कैप में बैठा नहीं, हुआ है। पर ये तो बाजार के लिहाज से हो गया। ये तो बाजार के लिहाज से हो गया ना, यस। जब आप लेबर इंटेंसिव बात करो, सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला कौन? फिर टेक्सटाइल आ हाँ। जाएगा। तो यस। आईटी में अगर वो स्किल्ड लेबर की बात करो, तो सब मतलब जो एजुकेटेड हाई क्लास जो नौकरियां, जो आईआईएम में पढ़ लिख के जाते हैं और ये सब जो होता है आईआईटी, तो उसमें नौकरियां देने वाला कौन? आईटी। टीसीएस ने छटनी हम्म। का ऐलान कर रखा है, तो दिखता है वो थोड़ा थोड़ा तो ऐसा दिखता है, मूड माहौल जो बिगड़ गया एकदम से डोनाल्ड ट्रंप जो अड़ गए उससे। नहीं, पर आप उधर ये भी आप हम लोग को ये देखना पड़ेगा बाजार पे। यस, बिकॉज इसमें है ना भाई, आज के तारीख में अगर हम लोग अगर ये देखते हैं कि हम लोग हमारा ट्रेड सरप्लस था यूएस के साथ अराउंड $49 बिलियन के आसपास का, राइट। वो आपका हम्म। बढ़ने वाला था बिकॉज वी वर एक्सपोर्टिंग यूएस। और ये सब स्टोरी कभी हुआ चालू? जब भी कोविड के बाद हुआ। क्या हुआ था? चाइना+1 स्ट्रेटेजी। हम्म। ये फेस तो बहुत ही कॉमनली यूज हुआ था कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, यस। मतलब यस। ग्लोबली एवरीवन वाज लुकिंग के चाइना को तो रखेंगे ही, पर हम लोग को और एक प्लेयर लेके आना पड़ेगा जिधर मेरा लेबर कॉस्ट, मेरा एनर्जी कॉस्ट, मेरा रेगुलेशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सब कुछ अच्छा नॉर्म्स पे हो, थोड़ा डिसेंट हो, और जो मेरे को सप्लाई तो हर टाइम बराबर टाइम से करता रहे। तो इंडिया वॉज कमिंग एज वन ऑफ द जियोस। इंडिया वॉज नॉट ओनली द जियोग्राफी, बट उधर इंडिया बैठ रहा था। यस, वो टॉक्स पे जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे थोड़े बहुत कंपनी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, उधर थोड़ा बहुत गिरेगा आज के टाइम में। पर अगर आज जो आपने देखा रहेगा थोड़ी बहुत एमएनसीज जो है यूएस बेस्ड एमएनसीज ही है जो इंडिया में काम करती है,
आप अगर उनका ऑर्डर बुक देखेंगे, उधर तो कुछ फर्क गिरा ही नहीं है। इसमें बिगर वरी मैं बोलूं आपको क्या आएगा बाजार पे, कि अगर यूएस गोस फॉर अ कॉन्ट्रैक्शन, अभी क्या होता है, आपने टैरिफ लगा लिए, सब इकोनॉमीज पे टैरिफ लगा दिए। हाउ डू यू वर्क विद दिस टैरिफ? क्योंकि पॉसिबिलिटीज क्या होगी आपकी, आइदर लेट्स से मैं एक 100 रुपए का प्रोडक्ट था, मैंने 20 टका टैरिफ लगाया, वो 120 हो गया लैंडेड कॉस्ट उसका उधर। ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा हुआ, वो अब्सॉर्ब कौन करेगा? अगर यूएस के लोग ही अब्सॉर्ब करेंगे, मतलब एनीवेयर इन द इंडस्ट्री या कंज्यूमर साइड पे या किधर, तो आपका उधर इन्फ्लेशन बढ़ के आ जाएगा। और लेट्स से इधर जो भी एक्सपोर्ट कर रही है इकोनॉमीज, नॉट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द जियोस हुज एक्सपोर्टिंग थ्रू द यूएस, वो लोग करेंगे तो उन लोग के मार्जिन सेट हो जाएंगे। तो ये सब चीजों में अगर देखोगे, कि अगर आपका यूएस का ग्रोथ ही कॉन्ट्रैक्शन पे चला जाता है, तो उसका बिगर वरी है, रादर देन के यस, कि इंडिया का ये मैन्युफैक्चरिंग का थीम थोड़ा हिल गया, यस, बट यूएस वाज नॉट, एक ही जियोग्राफी नहीं था। वी आर एक्सपोर्टिंग टुडे टू यूरोप, बाकी सब इकोनॉमीज को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस के साथ अगर आप देखोगे, सिर्फ 90 बिलियन, उसमें से तो फार्मा को वो लोग छू भी नहीं पा रहे हैं। बिकॉज आज के तारीख में आपको एक सिर्फ बोलता हूँ, यूएस का अप्रोक्सीमेटली 44-45% जेनरिक वॉल्यूम, जो जेनरिक दवाइयां रहती है, वो इंडिया से सप्लाई होती है। अभी आज की तारीख में आप सोच लीजिए, कल अगर टैरिफ लगा दिया, लेट से फार्मा पे भी आपने सुना रहेगा मैं 250% कर दूंगा, ये कर दूंगा, जी। पर अगर लगा दिया और इधर कंपनी से बोल दिया भाई हम लोग नहीं बेच पाएंगे, इफ यू आर डूइंग सो मच ऑफ टैरिफ, हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे आपको। तो अब मेडिकल शॉर्टेज, अगर कोई भी दवाई का शॉर्टेज होना, इज द बिगेस्ट रिस्क टू एनी इकोनॉमी। लोग तो बीमार गिरने ही वाले हैं, पर आपको टाइम पे दवाई या ट्रीटमेंट नहीं मिला, देन व्हाट? पर हमारा तो बहुत बड़ा बाजार है ना यूएस सर, हमारी कंपनियों पे भी तो असर आएगा। 40-45% आपने बोल दिया कि यूएस की हाँ, जेनरिक फार्मा इंडिया के ही हैं, तो अपना भी तो यस, बाजार बहुत बड़ा है यूएस फिर। अपना बाजार है, पर आज ये लोग मार्जिन से नहीं कमाते उतना। इतना जो डोमेस्टिक में पैसा कमाते हैं, उतना यूएस में जाके पैसा नहीं कमा नहीं पाते। कमाते वो उतना। सिर्फ प्रोडक्ट स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, तो उधर बड़ा पैसा बन जाता है। पर बाकी अगर मैं कमोडिटी साइड ऑफ पोर्टफोलियो देखूं, तो सिंगल पर्सन टू हाई डबल डिजिट मार्जिन कमाते हैं। सर फिर इन सबको सुन के निवेशकों को कोई बहुत कॉन्फिडेंस तो आ नहीं रहा होगा, बस यही समझ में आ रहा है कि ठीक है, बहुत बड़ा कोई असर नहीं आएगा, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे असर आएगा, लेकिन बाजार फिर उसको क्यों नहीं फैक्टर इन कर रहा? क्या ये रनिंग सी करेक्शन आज के तारीख या में फिर बाजार के में डीप क्या करेक्शन? हुआ, या मैं बाजार में क्या हुआ, मैं अगर आप देखोगे Q1 के रिजल्ट्स आए, Q1 FY26 के, राइट? तो रिजल्ट्स इतने भी ओके है, मतलब इतने तोड़फोड़ या खास नहीं है या कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली सब कुछ फैक्टर इन क्या होता है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ कैसा आ रहा है। आज के तारीख में अगर आप लास्ट 3 साल का, मैं 3 साल और 15 साल की बात करता हूँ, 3-4 साल और 15 साल, कोविड के बाद अगर मैं 4 साल देखूं, तो हमारा जो है निफ्टी का अर्निंग्स या बाकी सबका कंपनीज का भी जनरल अर्निंग्स देखोगे, अराउंड 20-25% से ग्रो करने लगा था, जोरों से ग्रो किया। बाजार ने वो फैक्टर इन किया, और आपका साइड ही साइड में इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते गए, तो आपका पी मल्टीपल एक्सपेंशन भी उसके वजह से होता गया गया। तो आपका उतना आपका रिटर्न्स दिखने लगे थे। नाउ अगर मैं लास्ट 15 साल का ले लेता हूँ, 15-20 साल का, अगर आज देखता हूँ, तो मैं निफ्टी सीएजीआर अर्निंग्स, अगर मैं अर्निंग्स का सीएजीआर निकालता हूँ, तो 15% के आसपास का ग्रोथ हुआ है। तो हिसाब से बाजार ने भी उतना ही ग्रोथ दिया है। नाउ द एक्सपेक्टेशन के FY26 में, कि अपना निफ्टी अराउंड 10% से ग्रो करेंगे। ऑलरेडी वी आर 4-5 मंथ्स इन द, ये फाइनेंशियल ईयर में तो आ ही गया, 4-5 महीना तो हो ही गया, अप्रैल से अगर मैं जुलाई गिनूं तो उधर से 10% का है, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होगा। नाउ जैसे जैसे व्हाट वी आर सीइंग इज दैट 26 में 10% और आगे जाके वो किधर भी 12 से 14% के आसपास अगर आ जाता है अर्निंग्स अपना, तो उतना फैक्टर इन बाजार करता है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आप और ये समझे, जो एंगल आप बोल रहे हैं, दिस जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी, जिधर आपका एक्सपोर्ट इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट है। इसमें अभी भी आईटी और फार्मा का हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है। सी आज के तारीख में वो जिधर भी लगा है, दैट इज मैन्युफैक्चर सर्विसेज साइड पे अभी तक कुछ आया नहीं है, राइट? उल्टे का सर्विसेज साइड पे आएगा तो इंडिया को थोड़ा इंपैक्ट आएगा, बिकॉज वी एक्सपोर्ट अराउंड $200 बिलियन वर्थ ऑफ सर्विसेज टू यूएस। वो बहुत ही बड़ा नंबर है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग। और आज की तारीख में हम लोग को रिप्लेस करने वाला भी कोई है नहीं तुरंत। आपको एक, अगर लेट से इंडिया पे कुछ आता है, तो रिप्लेस करने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर वो कोई है ही नहीं आज के तारीख में, और दूसरा कोई भी इकोनॉमी बनने में 5 या 10 साल लग वो कह रहे सकते हैं हम हैं। अपना खुद बना लेंगे, एप्पल वाले कह रहे हैं कि 500 बिलियन यूएस डॉलर्स वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, पहले 400 बिलियन किया था मेरे ख्याल से, कल 100 बिलियन की अनाउंसमेंट और कर दी यूएस डॉलर्स।
और अपना खुद का प्रोडक्शन, अपनी खुद की फैक्ट्री, अपने खुद के वर्कर्स, ऐसा नहीं हो नहीं, ये सकता तो मैं सर्विसेज साइड पे बोल रहा हूँ ना। जो आपके जैसे कि आपकी आईटी सर्विसेज की कंपनियां हैं इंडिया में, आपका द लेट्स यू नो ऑल द आईटी सर्विसेज कंपनी, मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, बट अगर आप देखने को जाएंगे जितने भी है जो सर्विसेज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो तो है नहीं आपके। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि रिप्लेस नहीं करेगा, वो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे करेंगे। और आज के तारीख में मैं आपको वो भी बोलता हूँ कि एप्पल भले ये बोल रहा है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा हम लोग देखते हैं ना, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है यूएस का, लास्ट 3 साल में बहुत ही अच्छा खासा बढ़ गया है। आपको भी पता है देयर वाज अ फॉक्सकॉन कंपनी दैट केम इनटू इंडिया हु वाज मैन्युफैक्चरिंग फॉर एप्पल, इधर से बना के आप उधर भेजता था वो। सो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर आया था। सर। फिर अभी के लिहाज से फिर आप अगर एज अ फंड मैनेजर कहाँ पर एलोकेशन ज्यादा बढ़ाने का सोच रहे हो, या फिर बढ़ाना शुरू कर दिया ओके। है? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि एफआईएस की जब फिगर आती है तो डरावनी है, मतलब ऐसी फिगर तो हमने वो इस बार कोविड के टाइम पे भी नहीं देखी थी, इतनी बुरी तरीके से बेचते चले जा रहे हैं और डीआईएस खरीद रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और शुक्रिया आपको। आप ऐसे यस। जब कॉन्फिडेंस दिखाते हैं म्यूचुअल फंड साइड पे और डीआईएस इतना स्ट्रांगली खरीदते हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता है बाजार को। इतना स्ट्रांगली खरीदा है इस बार, हैरान कर दिया है। तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं क्या मार्केट में, और कौन सी आपकी यस। फेवरेट है? श्योर। सी अगर मैं जस्ट अपॉर्चुनिटी साइड पे बात करूं, तो अगर है ना, इंडिया को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं कि इंडिया क्या है, बिकॉज तभी अपने को अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगे। अगर आज के तारीख में देखेंगे, इंडिया को हम लोग दो मेन सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक आपका कंजम्पशन हो गया। ये ब्रॉड दो सेक्टर्स, बाद में सब सेक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं। सर्विसेज। सब मतलब आपका वो कंजम्पशन मतलब किधर ना किधर सर्विसेज, वो आईटी को एक बार के लिए साइड में रखते हैं, बट उसमें क्या कंजम्पशन कंज्यूमर सर्विसेज भी आ जाता है, जिधर आपका क्विक कॉमर्स और वो सब भी आ जाता है। तो लेट्स सी दैट वे, दो बड़े सेक्टर्स में एक बार के लिए डिवाइड करते हैं। सो आज के तारीख में व्हाई वी आर स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ऑफ ऑन इंडिया, मतलब एज सच, क्या हमारा ये ऑप्टिमिज्म ड्राइव कर रहा है? अगर आप देखने को जाएंगे, देयर इज अ ट्राई फैक्टर दैट इज प्लेइंग आउट वेरी वेल। हमारा केपेक्स रिवाइवल होना चालू हो गया था, कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग होने लगा था, एंड देयर वाज अ सस्टेन इन्वेस्टमेंट इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये चीज आप भी मानोगे कि ये चीज हो रही है, लास्ट 10 साल में तो बहुत जी। ज्यादा होने लगी थी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना, मल्टी केपेक्स साइकिल पे चला गया था, मल्टी ईयर केपेक्स साइकिल पे जा गया था। इसमें प्राइमरीली आपका हाउसिंग और इंडस्ट्रियल केपेक्स से हो गए। आज के तारीख में मैन्युफैक्चरिंग शेयर इंडिया का अगर देखने को जाते हैं, दैट इज अराउंड 15.7% ऑफ द जीडीपी। ओके। हमारे जो राइट नाउ जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो उनका जो मतलब पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हुज इन पावर, वो लोग का विचार ये है, ये जो 15% है उसको 25% लेके जाना है। यस, इसमें थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज थे, जैसे कि चाइना प्लस वन जिधर क्वेश्चनेबल हो गए, पर थोड़ा बहुत ये भी था कि जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करती है इंडिया, कैन बी मेक इट इन इंडिया। इसके लिए आपको याद रहेगा कि पीएलआई स्कीम्स और वो सब बहुत जोरों से आई थी। rather देन इंपोर्टिंग, आप इधर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कीजिए, गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज यू विद समथिंग और दी अदर, कि आप ये एक्सपोर्ट डेटा अगर आप अचीव कर देते या ये कर लेते, एंड देन तो इंपोर्ट तो आपका देखेंगे तो चाइना प्लस वन स्टोरी के एक बार के लिए हॉल्ट रखते हैं, पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का तो स्टोरी चालू ही है। उधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज ने इन्वेस्ट भी कर दी है। आज की तारीख में मैं बोलता हूँ एसी पूरा का पूरा ना चाइना से आता था हमारे उधर। एक एग्जांपल देता हूँ, पीएलआई आने के बाद में श्री सिटी जैसे एक साउथ में एक जो चेन्नई के बाजू में है, उधर पूरा एक इकोसिस्टम बना, इतना बड़ा एयरकॉन का इकोसिस्टम बना कि पूरा का पूरा सिर्फ कंप्रेसर राइट नाउ वी आर टेकिंग, बिकॉज हम लोग के टेक्निकल एक्सपर्टीज अभी तक आई नहीं है। वंस वी अचीव दैट तो वो भी इधर बनाना चालू कर देंगे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। सेकेंड थिंग जो हम लोग बहुत ही बुलिश है, जिधर हमारा पोर्टफोलियोज भी पोजीशन है, वो है कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के साइड पे। ये मैं क्यों बोलता हूं आज के तारीख में, क्योंकि आप FY 26 का यूनियन बजट अगर देखेंगे, बहुत ही एक बड़ा गेम चेंजर आया था। प्राइम आई मीन सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट टाइम केपेक्स हैवी अप्रोच से कंजम्पशन बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज करना चालू किया था। क्या किया उसने पहले, 1 लाख रुपए का आपको टैक्स इंसेंटिव स्टिमुलस दे दिया सबसे पहले। सेकेंड थिंग क्या हुआ, आरबीआई आया पिक्चर में। आरबीआई डेड व्हाट, उसने रेपो रेट कट करके सब कुछ करके उसने पूरे लिक्विडिटी सिस्टम में फ्लो करना चालू हो गई। सो इसके अंदर क्या होगा रजत जी, कि आप ओवरऑल देखोगे ना, अर्बन कंजम्पशन है ना, बहुत अर्बन एंड रूरल दोनों साइड पे बहुत जोरों से गिरेगा, कि ये सब जो मेजर्स लिए हैं ना, वो तुरंत 3 महीने में नहीं दिखते हैं।
वो उसको लगता है 9 9 महीना 1 साल लगता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने के लिए। प्लस अगर आपको याद रहेगा, अब पता रहेगा कि ये आ रहा है अपना 8 पे कमीशन आ रहा है, राइट? बातें तो जी। चालू है 8 पे कमीशन दी, तो वो उससे आपका जो कंजम्पशन साइड पे स्पेंड होगा वो भी बढ़ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑन दैट वे कि आप अगर लास्ट 10 साल लेते हैं, लास्ट 10 साल लोगों का स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत बड़े से चेंज हो गया है, दैट एवरी वन नोज अबाउट इट। आज के तारीख में लेट्स अज्यूम कि आप 5 लाख की गाड़ी में ड्राइव करते थे पहले। आज का एस्पिरेशन क्या है? मेरे को एक एसयूवी लेनी है। एसयूवी का मिनिमम प्राइस क्या हो गया? 20 लाख के नीचे आपको कोई एसयूवी नहीं मिलने वाली। वो तो और कंपनी अगर पहले, दाम बढ़ा दी तो उसके बाद लेनी पड़ रही है, रियल एस्टेट हाँ, में प्रीमियम आ गया तो उसके बाद लेना पड़ रहा है, कंजम्पशन बट ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो गया ऊपर। इन्फ्लेट हो रहा है, बट आज के तारीख में लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। वरना वो 5 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी, जाना तो ए पॉइंट से बी पॉइंट ही है, काम हम्म। तो दोनों करती है, पर क्यों वो होता है? ट्रैवल में देख लेते हैं, पहले लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कितना बढ़ गया है एयरलाइंस का डेटा से, वो तो रिफ्लेक्ट होता ही है। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, रिटेल देख लीजिए, अपैरल्स देख लीजिए, या यू लुक एट एनी ऑफ दोस, तो बहुत जोरों से वो बढ़ना चालू हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा जो नया जनरेशन भी आ रहा है, सो आउट देयर देयर इज द स्पेंडिंग पैटर्न वुड इज वेरी डिफरेंट। तो वो हिसाब से आज हम लोग हैं, आपके बच्चे रहेंगे या आपके उसके उनके बच्चे होंगे, मतलब ऐसे आई एम जस्ट गिविंग अ एनेक्डोटल स्पेंडिंग पैटर्न। आप देखना, आपका आपके ग्रैंडफादर, फादर, आप में आपके बच्चे और उसके बच्चे जब भी होंगे, पूरा एक डाइवर्जेंस आ जाएगा, बिकॉज दैट इज दैट। और ये चीज है ना, डिजिटलाइजेशन ने बहुत बड़ी हेल्प किया है इसमें। विद अ क्लिक ऑफ अ बटन आपको जो चाहिए घर पे आ सकता है, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको भी पता है दैट वे द इंडस्ट्री हैज बूम्ड अ लॉट। तो हमारा जो है पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग, तो बी अ बिट बुलिश ऑन द डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि आपका जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जो आपका एफ्लुएंट स्पेंडर्स आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, प्लस जो आरबीआई ने चीजें की है, एंड ओवरऑल आपका जो ट्रेंड, मतलब आपका जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उधर हमें लगता है कि दिस वुड बी अ बिगर लेग ऑफ ग्रोथ गोइंग अहेड। तो और हमारा पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग में एलोकेशन ज्यादा हो गया, मैंने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में देख। यस, तो ऐसे देखने को जाएंगे तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे हमारा अच्छा खासा लोकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी हमें कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं कि जिधर हमें अर्निंग्स का विजिबिलिटी हो। सी आज के तारीख में शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं जैसे भी जाते हैं, राइट? इट इज अ रिफ्लेक्टिव ऑन द अर्निंग्स। अर्निंग्स क्या है और वैल्यूएशन क्या है, ये दो सिंपल चीज है। अगर मैं बोलता हूँ लेट्स अर्निंग्स, अगर इसका ये कंपनी का 15-20% से अर्निंग्स ग्रोथ होने वाला अगले 4 साल 5 साल के हिसाब से एंड एवरीथिंग, तो उतना एटलीस्ट मिनिमम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी ग्रो हो रही है। अगर उसका अर्निंग्स ग्रोथ ही नहीं आएगा तो कंपनी में कुछ होगा नहीं। पर ये साथ में ध्यान रखते हुए वन हैज टू बी प्रोएक्टिवली, आप वैल्यूएशन पे भी बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो ये कि आप कोई। मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पर पीएलआई स्कीम से जुड़ी सेक्टर्स, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत बड़ा लैंडस्केप है, इसमें यस कैपिटल यस गुड्स, यस, ऑटोज, या सो हीट्स। ऑटो भी आप देखोगे तो आप किधर भी डाल सकते हो, राइट? मैन्युफैक्चरिंग भी डाल सकते हो, कंजम्पशन में, एक बार के लिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स द स्पेंडिंग हैबिट। सो यस, वी आर अ बिट ओवरवेट ऑन द ऑटो साइड, ऑटो और थोड़े बहुत ऑटो एंक साइड पे है। मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली देखेंगे तो हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे थोड़े बहुत हैवी है, बिकॉज ये लोग का ऑर्डर बुक और वो सब देखते हैं ना, तो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के हिसाब से अगले 5 साल या 7 साल तक बहुत बड़ा आने वाला है। दे हैव ऑलरेडी वन, ये लोग ने कॉन्ट्रैक्ट्स जीत चुके हैं, अभी एग्जीक्यूशन स्टेज पे है ये लोग। तो उधर से देन सिलेक्टिव नीश कंपनी, बिकॉज अगर आप देखोगे ना मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल गुड्स ही देखोगे, बहुत ही बड़ा सेक्टर है, हर कंपनी अलग अलग है। अगर आप देखोगे ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो अभी लास्ट 4-5 साल में ही बड़ा हुआ है, तो उधर भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। बिकॉज इसमें क्या होता था कि हम लोग जो भी पीसीबी है बाहर से इंपोर्ट करते थे, सब करते थे, इधर मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया, तो वो हिसाब से। और तो डिफेंस में भी बता दीजिए, डिफेंस पे तो बहुत ही सरकार का फोकस था, अभी जियो पॉलिटिकल डिफेंस सिचुएशन, पे, हमारे यस आसपास यस, के नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे नहीं है, तो ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप पनडुब्बियां लगा रहे हैं वहां रूस के आसपास। तो डिफेंस क्या अभी तेज हो सकता है सेक्टर और भी, या फिर वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड आउट है? देखो डिफेंस फोकस में तो रहेगा, वैसा नहीं रहेगा कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वो फोकस में तो रहने वाला है। बट यस, एज यू राइटली सेड, वैल्यूएशन, मतलब आज मैं कुछ भी बाय करता हूँ ना, एक वैल्यूएशन देख के भी बाय करना पड़ता है, बिकॉज दैट बिकम्स अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। और इसके लिए ना एक सिंपल सा मेट्रिक्स भी है, मतलब आप बता भी सकते हो, बिकॉज योर्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म एंड इट गोज टू मल्टीपल पीपल, राइट?
तो आप ऐसे वैल्यूएशन जब भी देखते हो ना, आप जो भी पी मल्टीपल, लेट्स से पी पे सब रिलेटिव वैल्यूएशन रहता है, इसका ये पी है, इसका ये पी है, और उसके हिसाब से होता है। बट पी हमेशा जस्टिफाई नहीं करता है। अभी एक एग्जांपल देते हैं, एंड दिस इज अ फ्रेमवर्क दैट वी आल्सो यूज इन आवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच जब भी हम लोग कंपनी को वैल्यू करते हैं एंड एवरीथिंग। तो दो कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ओके, कंपनी ए है, मैं बोलता हूँ उसका पी मल्टीपल आपका 20 का है, उसका अर्निंग्स ग्रोथ 20 का है। ओके, कंपनी बी, उसका पी मल्टीपल 15 का है, पर अर्निंग्स ग्रोथ 10 का है। अगर मैं सिर्फ पी को ये करता हूं, राइट, तो उसमें क्या आता है कि ए वाले का पी मल्टीपल 20 टाइम है, बी वाले का पी मल्टीपल 15 टाइम है, राइट। तो उससे क्या होता है, बी वाला सस्ता स्टॉक है ऑन हम्म। द पी बेसिस। जी। नाउ हम लोग बोलते हैं कि इसमें पेग का अप्रोच बना दीजिए। दैट इज नथिंग बट आपका जो भी पी मल्टीपल है डिवाइडेड बाय योर अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से। तो पीईजी रेशियो। पीजी रेशियो, यस, परफेक्ट। तो उसमें अभी ले लेते हैं कंपनी ए। कंपनी ए का मैंने क्या बोला था, पी 20 का है, अर्निंग्स ग्रोथ 20 का है, 20/20, एक वाह। का पीजी हो गया। हम्म। कंपनी बी का अगर देखेंगे, 15 का पी मल्टीपल है, 10 का आपका अर्निंग्स ग्रोथ है, तो 15/10 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं 20 का पी मल्टीपल महंगा समझ रहा था, वो कंपनी महंगी समझ रहा था, वो उल्टे का सस्ता हुआ, क्योंकि सस्ता हो गया। कंपनी ए का पेग इज जस्ट 1, यस। कंपनी बी का पेग इज 1.5। जितना कम पैग उतना बढ़िया। नहीं, पर इसमें भी डिपेंड करता है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अर्निंग अभी मैं ग्रोथ आपको बोलूंगा कि कोई कंपनी 5 के पी पे और 5% से ही ग्रो हो रहा है, तो उसका भी पेग 1 पे आएगा। तो 5% की उसके ग्रोथ क्या ही कर ले। हाँ, हाँ, तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ऐसे सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो वैल्यूएशन के ऊपर भी डिसिप्लिन अप्रोच रहना चाहिए। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे और डालते हैं वेरिएबल्स, पर एक ये बेसिक चीज बतानी थी कि पेग इज ऑल्सो गुड वे टू अंडरस्टैंड कि आज की तारीख में वैल्यूएशन के हिसाब से किधर पर ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होती है, एफ्लुएंस, इसके तो है। हमेशा फिर पी मल्टीपल्स बहुत ऊपर ऊपर के होते होंगे। आई मीन ये कभी नीचे पी सस्ते मिलेंगे ही नहीं, तो उस लिहाज से तो उनको वैल्यू कर नहीं सकते। अब एफ्लुएंस में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो आप कौन से हम्म। सेक्टर्स पे ज्यादा उसमें भी फोकस कर रहे हो, कौन सी थीम्स में कंज्यूमर तो डिस्क्रिशनरी? हम डिस्क्रिशनरी पे अगर आप देखोगे तो हमारा फोकस थोड़ा बहुत एयरलाइंस के ऊपर भी है, अपैरल्स रिटेल के ऊपर भी अच्छा खासा है। देन आपका अगर देखने को जाएंगे तो आपका अल्को बेवरेजेस साइड पे भी वी आर वेरी मच बुलिश, बिकॉज ये थीम्स है जो हम लोग को लगता है आज के तारीख में जो कंजम्पशन लेड होता है, तो उधर आपका बहुत सारा आगे जाके ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ इधर दिखता रहेगा हमें। एंड ये टूर एंड ट्रेवल्स एंड ये जो ऑनलाइन ग्रोसरीज, ये सब जो यस, यस। सो वी हैव इट इन अ पोर्टफोलियो, बट वो सब पोर्टफोलियोज में रहेंगे, सिलेक्टिव पोर्टफोलियोज में। सो ऑन द इंटरनेट स्पेस आल्सो वी आर बिट बुलिश, बट डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक केस रहता है उसमें। ओके। एंड सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज होगा? हम यही बात करते हैं कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन ना फेज ये ऐसा होता है जिसमें आपकी पेशेंस बहुत टेस्ट होती है, और पिछले एक साल में कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स तो मिल भी नहीं रहे हैं, सबको पता है, जो लोग नीचे ही जाता है। तो क्या एसआईपी अभी कंटिन्यू रखते चले जाएं, या फिर कोई और बेहतर तरीका है बाजार में इस समय रिटर्न्स कमाने का? सी, आज के तारीख में मैं जो भी इन्वेस्टर्स रहते हैं, एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट रूट्स है। इसमें क्या होता है, चढ़ती हुई मार्केट में तो चलो आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है, आप सब लोग खुश हो एंड एवरीथिंग, राइट। पर गिरते हुए मार्केट में ना आपको एवरेज आउट करने का मौका मिल जाता है। तो ये क्या लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। बिकॉज आप नीचे के भाव में भी कुछ ले रहे हो ना, और बाद में मार्केट जब भी अर्निंग्स लेट्स अज्यूम के 14-15% वापस होता गया, तो उतना रिटर्न आपके नीचे वाले ज्यादा दे देंगे जो आपने नीचे के मार्केट में डाला है। तो एस आई पी शुड बी अ कंटिन्यूड प्रोसेस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो वेन एवर कोई भी आज इक्विटी मार्केट्स के अंदर आ रहा है ना, मैं बोलूंगा कि 1 साल या 2 साल के व्यू के मत हिसाब से मत आइए। बिकॉज आज के तारीख में आपको ऑब्जेक्टिव रहना, पता रहना चाहिए कि आप इक्विटी मार्केट्स में आ क्यों रहे हो। अगर आप 1 साल के हिसाब से जाते आते हो ना, तो आपका आप सिर्फ वोलेटिलिटी के लिए आ रहे हो, ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है उसके लिए ही आ रहे हो। अगर आप एक सिंपल सा ग्राफ बार अगर बनाते हैं, वोलेटिलिटी बाय योर रिटर्न्स, मतलब रिटर्न्स और वोलेटिलिटी को एक ग्राफ में करते हैं, तो आप देखोगे फर्स्ट ईयर में वोलेटिलिटी हमेशा ज्यादा रहती है और रिटर्न्स थोड़े आपके सबड्यूड रहते हैं, मतलब नीचे रहते हैं। बट बाय द टाइम आज हम लोग क्यों बोलते हैं फोर्थ या फिफ्थ या 4 या 5 साल के लिए मिनिमम आई है, मतलब किधर भी आप इक्विटी में आ रहे हो, कोई भी चीज में रहेगा,
इट इज प्राइमरली बिकॉज आप 4 साल के बाद अगर आप देखोगे ना, द गैप बिटवीन रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। मतलब आपका रिटर्न अच्छा खासा होता है, वॉलेटिलिटी आपका नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा 4-5 साल में आपको अच्छा खासा पैसा दिख जाता है बाद में। और सर एक और बात ये होती है कि अक्सर रिटेल क्लाइंट्स जो हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हम्म, करते हैं, और अभी बहुत पैसा टूट रहा है स्पेस में, पूरा स्पेस में ऐसा दिखता ही नहीं मार्केट में कोई मिड कैप स्मॉल कैप में कोई बहुत ही अच्छे कुछ आउट परफॉर्मर्स निकल के आ रहे हो। आप कैसे सेलेक्ट करते हैं फिर ऐसे सिनेरियो में मिड सो कैप और यस, स्मॉल कैप स्टॉक्स, और क्या करना श्योर, चाहिए म्यूचुअल फंड्स? यस। सो हम लोग का जो देखो, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, जो फ्रेमवर्क एंड एवरीथिंग, हम लोग के मेजरली 4-5 पॉइंटर्स रहते हैं कि ये जो बिजनेस में हम लोग डाल रहे हैं, मतलब स्पेशली मिड और स्मॉल में जब भी आता ही है, कि ये सस्टेन करेगा या नहीं, और ये धंधे का मोड क्या है, वाई आर वी इन्वेस्टिंग इनटू दैट बिजनेस। तो वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो एक बार मैनेजमेंट चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के तारीख में इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इन शॉर्ट वी आर बिकमिंग द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, then we need to have trust on the promoter side also. But it can be any way, but whoever is the running the company, we have need to have trust out there. सेकेंड थिंग हम लोग वो देखते हैं कि वो उसका टैम कितना बड़ा है, व्हाट इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी वो कंपनी के पास है, कितना एक्सपैंड कर सकता है या कितना। अगर देखिए वो अगर हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में रहा तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। लेट्स से वो कोई नीश सेगमेंट में रहा, किधर है जिधर भले मार्केट साइज अभी सिर्फ छोट मतलब मार्केट साइज छोटा है, पर आगे जाके वो बढ़ सकता है बिकॉज अडॉप्शन होगा, एक्सपोर्ट से होगा, एनी एन नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ जाते हैं। तो वो कितना हो सकता है, तो आपका स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। देन आगे जाके भले वो कंपनी अभी कैश फ्लो नहीं बनाता रहेगा, बिकॉज कैश फ्लोज ऑल्सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। मेच्योर कंपनीज का तो अच्छे खासे कैश फ्लो बन जाते हैं, पर आप स्मॉल कैप कंपनीज देखोगे, वो लोग इन्वेस्टमेंट मोड में रहते हैं कि इतना कैश फ्लो नहीं बनता, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कैसे हो रहा है, कि किधर जा रहा है। मतलब मैं अगर आपको मैं बताऊं, एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी कल अचानक बोलेगा मैं एसी भी बनाऊंगा, मतलब घर रूम एयरकॉन, मैं बोलूंगा कि कैसे, या उल्टा एक मतलब इधर जो एसी है बनाने वाले बोलेगा मैं गाड़ी बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल अलोकेशन बहुत बड़ा मैटर कर देता है। तो ये सब फैक्टर्स ये होता है। एंड देन लास्टली हम लोग वैल्यूएशन पे आते हैं। वैल्यूएशन में जैसे कि आप मैं आपको बताया कि पेग इज वेरी इंपॉर्टेंट, भी हम लोग वो एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। लार्ज कैप में वो इतना जरूरत नहीं गिरता, पर मिड और स्मॉल कैप में वो एक बार के लिए जरूरत गिरता है। तो एक और तो एसेट, दैट, एक सॉरी, हाँ कंप्लीट कर सकते हैं। सो वो हिसाब से, बट दिस इज द वे वी टेक अ अप्रोच एंड एवरीथिंग, या। सर एक और एसेट एलोकेशन की बहुत बात होती है, और ये आज जब आपकी हमारी बात हो रही है तो गोल्ड जो है वो रिकॉर्ड स्तरों को छू रहा है एमसीएक्स पर। हम्म। तो एक तो ये गोल्ड में ऐसी तूफानी तेजी आ क्यों रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी और डोमेस्टिक मार्केट में भी, और अभी क्या एज अ म्यूचुअल फंड आप बोलते हो गोल्ड यहाँ पर खरीदना चाहिए या फिर इट्स टू मच एक्सटेंडेड? ओके, सी रजत जी, आई बी वेरी फ्रैंक, गोल्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ गोल्ड, मैं इक्विटी वाला हूँ, तो गोल्ड के ऊपर इतने में, बट गोल्ड में इतना बता सकता हूँ जो मैं लिमिटेड नॉलेज है थोड़ा बहुत गोल्ड के ऊपर। तो ये गोल्ड क्या हमेशा हम लोग हेज की तरह यूज करते थे, कि मार्केट ऊपर नीचे रहेगा, एक गोल्ड एक स्टेबिलिटी काउंटर रहता था। पर आज के तारीख में ये मैक्रो वॉलेटिलिटी के लिए एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल हो गया है ना। आपने देखा रहेगा, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, बाद में सीरिया इसराइल का हुआ, बाद में आपका इंडिया पाकिस्तान का हुआ, यूएस और बाकी सब टैरिफ का हुआ, तो मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत ही अनसर्टेन हो गया, राइट। तो उसमें एक गोल्ड को एक स्ट्रैटेजिक अलोकेशन के लिए लोग अभी लेना चालू कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ये क्यों लेते हैं, बिकॉज आपका जो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर में इन्फ्लेशन से आता है, या आपका करेंसी डीवैल्यूएशन का भी डर रहता है कभी कभार जो हो जाता है, तो गोल्ड उसके लिए एक अच्छा खासा हेज बन जाता है। इसका अगर कोरिलेशन में अगर निफ्टी का या इक्विटी के साथ निकालूं, तो बहुत ही लो कोरिलेशन एसेट है ये। मतलब क्या, आप देखोगे कि इट डजंट गेट अफेक्टेड, निफ्टी नीचे जाता है, आई मीन मार्केट नीचे जाता है, आपने देखा है कि गोल्ड ऊपर जाता रहता है। एंड वाइस वर्सा, कभी कभार जैसे होता है मार्केट एकदम तेजी में आता है, गोल्ड शायद फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न्स भी दे देता है। तो ये के लिए, इसके लिए भी लेते हैं कि आपका कोरिलेशन लेवल बहुत ही छोटा सा है इक्विटी के साथ। एंड अल्टीमेटली जितना भी अगर आप देखोगे राइट नाउ, अभी जो गोल्ड बढ़े एंड एवरीथिंग, ऑल द सेंट्रल बैंकर्स ने भी परचेज करना चालू कर दिया है, ये प्राइमरी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी जो हो रही है एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है ना, इंस्टेबिलिटी, उसके वजह से। बट ये मेरा लिमिटेड नॉलेज है, बट जस्ट वांटेड टू पुट दिस आउट। सर आपने इतने फेजेस देखे मार्केट की, आखिरी प्रश्न होगा या, मेरा आपसे, ये फेज भी निकल जाएगा ये तो पता ही है, लेकिन क्या इसके बाद
ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स आने में कितना टाइम लग जाएगा, ये लोगों की हिम्मत बहुत टूटी है इस साल। थोड़ी आप हिम्मत बढ़ा दें। क्या आपको लगता है कि मार्केट अगले फिस्कल तक ऑल टाइम हाई लेवल्स जाएगा, या फिर अनसर्टेनिटी बहुत मजबूरी में बिताना पड़ेगा ये वाला साल? ओके, सी, ये वाला अगले 3-4 महीना, 2-3 महीना मैं बोलूंगा, जब तक ये ट्रेड डील का सेटलमेंट और वो सब नहीं हो रहा है, तब तक अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत क्रिएट रहेगी, राइट। बट अगर आप, मैं आज के तारीख में वापस अगर मैं बोलूं कि अगर निफ्टी का कंपोजिशन देखते हैं या किसी मार्केट का कंपोजिशन देखते हैं, तो ये जो सेक्टर्स पर टैरिफ जो अभी के लिए लगे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इतना बड़ा हमारे लिए। ओके, सेकेंड थिंग व्हाट वी आर सेइंग इज दैट के अर्निंग्स ग्रोथ मेरा निफ्टी का अगले 2 साल के हिसाब से प्रोजेक्टेड है कि वी विल बी ग्रोइंग एनीवेयर 12 से 14% के बीच में। तो वो हिसाब से उतना मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट उतना विजिबिलिटी है। वैल्यूएशन साइड पे अगर मैं देखूँ निफ्टी का, 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो हम लोग बोलते हैं 22 टाइम पे है, एंड 2 ईयर आपका 19 टाइम पे है। तो इट इज कंफर्टेबल रेंज है, अनलेस कल जाके मैक्रो वॉर या कुछ, मतलब ये टैरिफ पूरा ब्लोन आउट हो गया या कुछ भी हो, या हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है, हम्म। तो वो मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट होगा। ओके। जो आज के हिसाब से नोन नोन है सब कुछ, ऐसे ये सब हो रहा है एंड एवरीथिंग, तो इस हिसाब से व्हाट वी फील के 4-5 महीने में, 3-4 महीने का वॉलेटिलिटी रहेगा टिल द टाइम ये सब जो भी ट्रेड के रिलेटेड बातें चालू है सब कंट्रीज के साथ सेटल डाउन नहीं होती है। एंड देन जैसे हमारा भी अर्निंग्स सेकेंड हाफ में, इंडिया का अर्निंग्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अच्छा खासा, तो वो हिसाब से मार्केट भी बिहेवियर सेम ही रहना चाहिए। राइट करण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज बिस्तक के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। या, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो